अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन की थी, तो ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन मैंने बहुत डिटेल में की थी, तो जिस वजह से लेक्चर भी हमारा लेंथी हो गया था। लेकिन क्योंकि ग्रुप थ्योरी अगर अंडरस्टैंड करनी है तो उसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो जिस तरह हमें ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, इस तरह हमें उसकी कुछ एग्जाम्पल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब आगे हम थ्योरम्स वगैरह करें, ठीक है, और आगे मजीद एग्जांपल्स वगैरह करें, तो हमें जब बैकग्राउंड अच्छा होगा, हमारा बेसिक अच्छी होगी, तो हम आगे भी चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम जो ग्रुप की जो बेसिक यानी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ग्रुप में कौन जो हमारे पास ग्रुप की थी कंडीशंस थी, तो ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशंस थी, यानी जिनको एक्सियम कहते हैं, कि उसका ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज होना चाहिए। यानी जो आपने अगर यहाँ पे एडिशन डिफाइन की है या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है, तो ज़्यादातर जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम या तो प्लस यूज़ करते हैं ज़्यादातर, सॉरी, या एडिशन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर हमारे पास एलिमेंट सेट में से जी सेट में से लें और उनको ऐड करें, तो वापस आंसर जी में से आना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लाई करें तो वापस आंसर जी में आना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ग्रुप जी सेट में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अगर एडिशन के लिहाज से जीरो को किसी भी सेट में एलिमेंट में ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ज्यादातर हमारे पास आइडेंटिटी वन होती है, तो वन को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिटी जो है जरूरी नहीं कि जीरो और वन ही हो, तो इससे थोड़ी डिफरेंट फॉर्म की आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। और उसके बाद हमारे पास हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। यानी अगर आपके पास एक एलिमेंट ए एलिमेंट है तो आपके पास उसका इन्वर्स होना चाहिए। दोनों का बाइनरी ऑपरेशन लें, चाहे लेफ्ट पे रख के लें या राइट पे रख के लें, तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो एडिशन के लिहाज से होगी, और अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। तो अब हम एग्जांपल करते हैं। तो इस साइड पे मैंने वो एग्जांपल्स लिखी हैं जो ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उस साइड पे मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं जो ग्रुप में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम ज्यादातर ग्रुप को हम यानी ऑर्डर पेयर में जार करते हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये हमारा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या हमारा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, या कोई और भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो जैसा कि एडिशन के लिहाज से है, तो सेट ऑफ इंटीजर में, रैशनल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारे पास जो चले पहले क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो हमें इसमें पता है कि आप दो इंटीजर्स को ऐड करें, यानी अगर आपके पास एक n1 इंटीजर है और एक आपके पास n2 इंटीजर है, तो इन दोनों को ऐड करने से वापस आपके पास एक इंटीजर ही आंसर आता है। जैसे अगर आप कहें 3 + 2 करें तो 5 आता है, वो भी आपके पास एक इंटीजर आता है। -10 + 5 करें, -5, वो भी एक इंटीजर आता है। तो दो इंटीजर को ऐड करने से वापस आंसर इंटीजर ही आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रैशनल नंबर है, तो अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, एक P1/Q1 है और एक रैशनल नंबर है आपके पास P2/Q2, तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा Q1 Q2, और ये हो जाएगा P1 Q2 प्लस और P2 और Q1। ठीक है, तो यहाँ पर साथ क्योंकि रैशनल नंबर है तो P1 और Q1 के ऊपर कंडीशंस भी होती हैं छोटी छोटी, कि P1 और P2 आपका सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेगा, और Q1 और Q2 जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेगा। और साथ कंडीशन होती है कि Q1 भी जीरो नहीं होना चाहिए और Q2 जो है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर की यही डेफिनेशन होती है कि आप उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपके पास इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला एलिमेंट जब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब हम इनको एलसीएम लेंगे आपके पास ये आएगा। तो ये दो इंटीजर है, P1 भी इंटीजर है और आपके पास Q2 भी इंटीजर है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से इंटीजर आंसर, और इसी तरह फिर ये दोनों इंटीजर है, मल्टीप्लाई करने से इंटीजर आंसर आएगा। और क्योंकि Q1 और Q2 नॉन जीरो है तो Q1 मल्टीप्लाई Q2 जो है वो भी आपके पास नॉन जीरो होगा। तो इस नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास कोई नया नंबर आ जाएगा जिसको P कह देते हैं,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई क्यू आ जाएगा, तो वापस आंसर आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह आप आसानी से देख सकते हैं कि दो रियल नंबर को ऐड करने से वापस आंसर रियल नंबर ही आता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से वापस आंसर कॉम्प्लेक्स ही आता है। तो ये वाला सेट भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है, और ये वाला भी क्लोज है। तो मैंने क्या बताया कि दो इंटीजर्स को ऐड करने से इंटीजर आता है, दो रैशनल को ऐड करने से रैशनल आता है, दो रियल नंबर को ऐड करने से रियल आता है, और इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करने से कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमने दूसरा बताना है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो इन चारों में क्योंकि जीरो भी होता है, सेट जीरो भी इंटीजर है, जीरो रैशनल नंबर भी है, जीरो रियल नंबर भी है, और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसका मतलब है कि जीरो जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर में भी बिलोंग कर रहा है, जीरो आपका क्यू में भी बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर में भी बिलोंग कर रहा है, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ई जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो एडिशन के लिहाज से देखना है, तो अगर आप एक n इंटीजर लेते हैं जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है, तो -n जो है वो भी आपका किस में से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है। जैसे अगर आप कहें कि जी 2 जो है वो इंटीजर है, तो आपके पास -2 वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इन दोनों को ऐड करें, यानी n प्लस -n करें, तो आंसर क्या आता है, जीरो, और वही हमारी आइडेंटिटी। या -n को पहले रख के भी ऐड करें आप, तो फिर भी आंसर जीरो आता, तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी हमारी इनवर्स वाली, सॉरी आइडेंटिटी वाली, इनवर्स वाली। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, उसके साथ माइनस लगा देंगे। अगर आपको मैं कहूँ कि -3 का इनवर्स क्या होगा, तो वो आपके पास +3 होगा, तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों था, ये मैं पहले नहीं बताया, क्योंकि जीरो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड करें उसको फर्क नहीं पड़ता, जीरो को किसी भी रैशनल में ऐड करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 0 + 2 है या 2 + 0 है, तो आंसर तो 2 ही आएगा वापस। इसका मतलब है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी तरह एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हर नंबर का आप उसके साथ माइनस लगा दें तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर में। तो इसी तरह अगर आप रैशनल नंबर में इनवर्स देखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है p/q, रैशनल नंबर है, तो p/q का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -p/q होगा, क्योंकि p/q और प्लस -p/q करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह रियल नंबर का इनवर्स भी यही होगा। अगर आपके पास कोई रियल नंबर, जैसे अगर रियल नंबर की बात करें तो मैं कहता हूँ √2 जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√2, और वो भी किस में से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर में भी कम्प्लेक्स नंबर में भी, जैसे अगर कम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3 अयोटा है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा 2 + 3 अयोटा का एडिटिव इनवर्स जो है वो -2 और -3 अयोटा होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा और -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पर अक्सर एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो ये कंफ्यूजन होती है कि समटाइम बच्चे ये समझते हैं कि जब भी पावर ये लिखी हुई है तो वो हमारे पास यानी कि वो बटे में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं अगर 2 + 3 अयोटा की पावर -1 लिखी हुई है तो ये आपके पास हमेशा ये बनेगा 2 + 3 अयोटा, यानी ये नीचे आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दो जुमलों में फर्क है। वो फर्क क्या है आपके पास कि जब हम ये बोलते हैं ना 2 + 3 अयोटा की पावर -1 है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी अगर मैं ये बोलूं 2 + 3 अयोटा की पावर -1 है, यानी पावर -1 है, तो फिर हम इसको बटे में लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम इनवर्स बोल रहे हैं, यानी -1 पावर को हम इनवर्स बोल रहे हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनवर्स हम एडिशन के लिहाज से बात करें या मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से बात करें। अगर हम एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इसका जो इनवर्स होगा वो -2 और -3 अयोटा होगा,
ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि 2+3 आयोटा का इनवर्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखना है तो फिर हम इसको ये करेंगे 1/2+3 आयोटा, ठीक है, सॉरी 2+3 आयोटा। और इसके बाद हमें पता है कि हम इसको रैशनलाइज वगैरह करके तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास इनवर्स बोला जाए तो फिर आपने ये देखना है कि हम एडिशन के लिहाज से बात करें या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें। तो हमारे पास अगर कोई भी इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव का वर्ड बोलना साथ मतलब ज्यादा अहम है और इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं तो फिर हमें क्लियर होता है कि हर एलिमेंट के साथ माइनस लगाएंगे तो उसका आपके पास इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ओके, और लास्ट पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई है, ठीक है। इनके लिहाज से तो हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में, रैशनल नंबर में, रियल नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर, तो ये बेसिक अलजेब्रा से हमें पता है कि ये सारे सेट जो हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो सेट हैं ये ग्रुप बन जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो इस साइड पे अब मैंने सेट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें से मैंने जीरो को भी निकाल दिया, इधर से भी जीरो को निकाल दिया और इधर से भी मैंने जीरो को निकाल दिया है। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने जीरो को क्यों निकाल दिया है, लेकिन पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्लोज्ड वाली, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड हो रही है। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, एक जैसे मैंने इधर लिया था P1 Q1 और इसको मल्टीप्लाई करना है P2 और Q2। यहाँ पर कंडीशन है कि P1 P2 Q1 और Q2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और Q1 और Q2 जो है ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा P1 मल्टीप्लाई P2 और Q1 मल्टीप्लाई Q2। तो हमें पता है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें वापस इंटीजर आंसर आता है, और नीचे भी दो इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इंटीजर आ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि ये कोई P प्राइम बन रहा है मल्टीप्लाई के बाद और ये कोई आपके पास Q प्राइम बन रहा है। जैसे आप कह लेंगे एक लिखा हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 7/9, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये 14/27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। तो आप देखें Q प्राइम जो है ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो के इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो भी नॉन जीरो आएगा। तो ये भी आपके पास दोबारा क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। इसका मतलब ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है, इसके दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है और वापस आंसर भी रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है वो आइडेंटिटी वाली देखनी है। तो 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो अब 1 को आप किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी P/Q से आप राइट से मल्टीप्लाई करें या 1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर वापस क्या आता है P/Q। तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है 1 जो है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमने इनवर्स देखना है। तो अगर मेरे पास कोई P/Q एलिमेंट जो है वो रैशनल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी P/Q का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपके पास Q/P होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि आपका जो P है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और आपका Q जो है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे तो पहले हम सिर्फ ये कंडीशन लगा रहे थे कि हमारा नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि P भी जीरो नहीं होना चाहिए और Q भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि P/Q का जब इनवर्स फाइंड करना है इस रकम ने ऊपर जाना है और इसने नीचे आना है। तो इस केस में जब ये P नीचे आएगा तो अगर P जीरो हुआ तो यहाँ पे समथिंग ओवर जीरो जब वो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका मतलब है ये नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर P जो है वो भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और Q भी आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है।
तो फिर p बाय क्यू का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो q बाय p होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि p बाय q और मल्टीप्लाई q बाय p करेंगे तो इससे कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, फिर भी कैंसिल होकर आंसर क्या आना है? 1 आना है। तो हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये फिर एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुए। ओके, नेक्स्ट अब हमने यहाँ से जीरो को इसलिए निकाला था क्योंकि अगर हम जीरो को लिख सकते हैं, मतलब आप जीरो को कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1 या समथिंग, तो ये आपका जो है ये आपका रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, रैशनल में से बिलोंग कर रहा है। तो जीरो का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जीरो का इनवर्स का एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जीरो को इधर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसा कोई भी आपके पास रैशनल नंबर नहीं है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये देखें, इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट का इनवर्स वो होता है, यानी जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो फिर वो वाला एलिमेंट इनवर्स होता है। तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता। जब आंसर 1 नहीं आ सकता जिसका मतलब है कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर कहूँ, यानी 2/3 के इनवर्स का मतलब है कि 2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जी 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका ये इनवर्स हो जाएगा। लेकिन जीरो का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? कि जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए। तो जीरो के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए। तो इसका मतलब है कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारी ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें इसको इस सेट में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको सेट में से निकाल दिए। और सेम सारा कुछ आप रियल नंबर के लिए भी बता सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सबके लिए सेटिस्फाई होती है। तो रियल नंबर के लिए दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें वापस रियल नंबर आता है। कोई भी रियल नंबर लें, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 ओवर करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वो वाला फार्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि अगर a प्लस बी अयोटा का इनवर्स निकालना है तो हम इसको लिख लेते होते हैं 1 ओवर a प्लस बी अयोटा, और उसके बाद हम इसको क्या कर लेते होते हैं? रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी आसानी से आ जाता है। तो इसका मतलब है इन तीनों सेट में ये तीनों सेट क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद इसमें 1 1 1 तीनों में आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जिसका नहीं कर रहा था एग्जिस्ट उसको हमने सेट में से निकाल दिया, और उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये जो सारे हमारे पास जो सेट है ये सारे के सारे ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस लेक्चर में यानी मैंने ये वाले एग्जांपल्स किए हैं। हम इसके अगले पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, और उसके साथ हम कैलस टेबल भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये इनफिनिट सेट है सारे, तो अगर फाइनाइट सेट हो तो हम कैसे किसी भी सेट को ग्रुप चेक करना है वो भी हम देखेंगे। तो कैलस टेबल से अगर फाइनाइट सेट है उसमें एलिमेंट थोड़े हैं तो हमारे लिए आसान होता है उसको ग्रुप चेक करना। तो अगले लेक्चर में इसके दूसरे पार्ट में हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे पहले, और उसके बाद हम थ्योरम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे।